नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नारायणा स्मार्ट स्टडी में। इससे पहले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था सरगम गीत, लक्षण गीत और तराना इत्यादि के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। और आज के इस चैप्टर में हम लोग हिंदुस्तानी संगीत में राग पद्धति का क्रमिक विकास के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बारीकी से एक एक चीज़ कर को हम लोग देखेंगे और जितने भी बातें इसमें बताई गई है उस सारे बातों को हम लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए आइए। भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग का क्रमिक विकास, कहने का मतलब कि भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है हमारा, उसमें राग का विकास किस प्रकार हुआ है, कैसे हुआ है, किस प्रकार इसका विकास हुआ है, उसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। ठीक है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रदर्शन हेतु राग गाने की विधि को सर्वसम्मति से महत्वपूर्ण माना गया। जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रदर्शन के लिए जो हमारा राग गाने की विधि को ही क्या माना गया, सर्वसम्मति से महत्वपूर्ण माना गया, मतलब सभी लोग के द्वारा महत्वपूर्ण माना गया है। किस चीज़ का? राग गाने की विधि को हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में। यह मान लेना बहुत ही अनुचित है कि राग विशिष्ट नियमों से बंधे होने के कारण गतिशील नहीं हो पाता। राग में अपरिसीम क्षमता है लेकिन कुछ आधार नियमावली भी हैं। कहने का मतलब कि ये लगता है कि बहुत सारे नियमों से बंधे होने के कारण यह गतिशील नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसमें बहुत सारी क्षमताएं हैं राग में, लेकिन इसके कुछ क्या है, अपने नियम भी हैं। क्या है? यह कुछ नियम ही, इसके कुछ आधार नियमावली भी हैं। जैसे कि शुद्ध एवं कोमल स्वर, विशिष्ट स्वर, आरोह अवरोह, वादी संवादी, जाति, आलाप, तान, वर्जित स्वर, ताल, लय, कण, मिंड और इत्यादि। ये सब क्या एक तरीके से बताए गए हैं इसमें, है ना, कि इसके क्या नियमावली के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है कि शुद्ध लग रहा है कि विकृत लग रहा है, उसमें कौन से विशेष स्वर है, उसका आरोह अवरोह कैसा है, उसकी वादी संवादी क्या है, उसकी जाति कैसी है, उसका लय कौन सा है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें क्या करते हैं, देखते हैं। इस गतिशीलता का स्वरूप अलग अलग होता है। ये जो गतिशीलता है उसका स्वरूप क्या होता है, तो अलग अलग होता है। इस गतिशीलता के कारण हजारों साल से रागों का पठन पाठन व विकास होता रहा है। विकास के साथ राग गायन ने लोगों का मनोरंजन तो किया ही, संस्कृति और रुचिपूर्ण ध्वनियों के साथ साथ समाज को भी रंजकता प्रदान किया। कहने का मतलब राग गाने से लोगों का मनोरंजन तो हुआ ही है, लेकिन संस्कृति और समाज में क्या हुआ, एक रंजकता भी प्रदान किया गया है इसके रुचिपूर्ण, जो इसकी जो मधुरता है उसकी ध्वनियों से। मतंग मुनि ने अपने ग्रंथ बृहदेशी में क्या लिखा है, राग को स्पष्ट परिभाषा देते हुए मतंग मुनि ने, ये आपको श्लोक दिया गया, इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लेंगे, है ना। जो श्लोक बृहदेशी ग्रंथ में दिया गया, 3 अध्याय में दिया गया, श्लोक नंबर 264 है। योसो ध्वनि विशेषतु स्वर वर्ण विभूषिता रंजको जनचितानाम सचा राग उद्धाता। मतलब ये एक प्रकार का श्लोक दिया गया जो कि बृहदेशी ग्रंथ से हमारा लिया गया, उसके 3 अध्याय में यह श्लोक है और श्लोक नंबर 264 है। तो इसको आप लोग एक बार ध्यान में रखेंगे। अगर एग्जाम में इस तरीके का पूछता है कि यह जो श्लोक है किस ग्रंथ से लिया गया, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए कि यह बृहदेशी ग्रंथ से लिया गया है। अब इसका जो श्लोक का अर्थ क्या हुआ, तो अर्थात जो ध्वनि मनुष्य के चित्त का रंजन करती है, अर्थात कि जो ध्वनि मनुष्य के चित्त का रंजन करती है उसे ही राग कहते हैं। तो राग किसे कहेंगे? जो ध्वनि मनुष्य के मन को प्रसन्न करे, उसको रंजन करे, उसी को हम लोग राग कहते हैं। राग में नियमित स्वर एवं विविध स्वर समूह होने के कारण अलग अलग छवि चित्रित होती है। राग में क्या है, तो नियमित स्वर और अलग अलग प्रकार के स्वर समूह है, उसके कारण क्या होता है कि अलग अलग छवि क्या होती है, दिखाई देती है। क्या देती है? दिखाई देती है। इसका आरोह अवरोह जैसे कि एक प्रकार आपको दिया गया भैरवी का कि सारे गामा पधा निशा और सानी धापा मगर ऐसा, यह आरोह अवरोह है किसका? भैरवी, क्योंकि इसमें सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। शुद्ध नहीं लगते, मतलब सारे स्वर इसमें क्या लगते हैं, मतलब सारे स्वरों का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें रे गा धा नी क्या लगते हैं, कोमल लगते हैं। तो इसमें गलत दिया गया, इसमें रे में कोमल लगेगा, ध में कोमल, नी में भी कोमल लगेगा। ठीक है। एक राग के नियमित स्वरों से बनाए गए विविध स्वर समूहों के माध्यम से असंख्य रचनाएं भिन्न भिन्न सांगीतिक गेय विधाओं के रूप में प्रकाशित होती है। इन गेय विधाओं को निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए, जो जितने प्रकार की गेय विधाएं हैं, जो गाने वाली जो विधाएं हैं, उनको कितने प्रकार में बांटा गया, तो निम्न प्रकार में। जैसे कि शास्त्रीय संगीत में हमारा ध्रुपद, धमार, विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल और इत्यादि। हमारा जो शास्त्रीय संगीत है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो ध्रुपद हो गया, धमार हो गया, छोटा ख्याल हो गया और बड़ा ख्याल हो गया। और उप शास्त्रीय संगीत में हमारा आ गया ठुमरी, दादरा और कजरी आ गया।
तो ये क्या है, विधाएं हैं जो कि इसके अंतर्गत आती हैं। उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आती है आपकी ठुमरी, दादरा और कजरी। और शास्त्रीय संगीत के अंदर ध्रुपद, धमार, बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल। ठीक है। अब देखिए, लोक संगीत में विभिन्न प्रदेशों के गीत उनकी विशिष्ट बोलियों के साथ, जो लोक संगीत में क्या रहता है कि विभिन्न प्रदेश के गीत होते हैं और उनकी जो विशिष्ट बोली है हर एक प्रदेश का उसके साथ में होता है। सुगम संगीत में जीवन के विविध भावों से युक्त गीत होते हैं, भजन, सामाजिक क्रियाकलापों से युक्त शिक्षाप्रद गीत, गज़ल आदि। जो सुगम संगीत में क्या होता है कि जीवन के जो विविध भाव हैं, जो जीवन के जो भाव है उसके अनुसार गीत होते हैं, है ना। भजन भी होते हैं, सामाजिक क्रियाकलापों से युक्त, जो सामाजिक हमारा जो क्रियाकलाप है उससे भी युक्त क्या होता है, हमारा गीत और गज़ल होता है। विविध शैलियों में जब हम विभिन्न रचनाओं का अध्ययन करते हैं तब राग के विस्तृत क्षेत्र को जान पाते हैं। जब विविध शैलियों में अपने विभिन्न रचनाओं का अध्ययन करते हैं तब उन राग का जो विस्तृत क्षेत्र को हम लोग जान पाते हैं। तभी हमें असंख्य गीत, धुनें, बंदिशें इत्यादि रागों के विभिन्न स्वर के ढांचे बनी हुई दिखती हैं। हमारी संस्कृति में जब भी हम प्राचीन संगीत शिक्षा का प्रसंग लेते हैं तो सर्वप्रथम वेदों का उल्लेख करते हैं। हमारी संस्कृति में जब भी हम प्राचीन संगीत शिक्षा का प्रसंग लेते हैं तो क्या करते हैं, सर्वप्रथम वेदों का उल्लेख करते हैं। क्या करते हैं, वेदों का उल्लेख करते हैं। संगीत के संदर्भ में सामवेद एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कड़ी मानी जाती है। संगीत के संदर्भ में जो सामवेद है वो क्या मानी जाती है, तो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कड़ी मानी जाती है, जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व रचा गया था। जो कि कब रचा गया था आपका, तो 5000 पूर्व रचा गया था। कौन सा, सामवेद। यह उसके बारे में बताया जा रहा है कि सामवेद का रचना का 5000 पूर्व वर्ष। वैदिक काल से ध्वनि पर गंभीर चिंतन हुआ जिसका स्वरूप सामवेद में देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि जो ध्वनि पर जो चिंतन हुआ वो कब से, वैदिक काल से हुआ है, जिसका कि हमें जो स्वरूप है वो किस में देखने को मिलता है, सामवेद में देखने को मिलता है। सामवेद में विविध स्वर संख्या प्रयोगों से युक्त गायन से भिन्न भिन्न संज्ञाएं प्राप्त की थी। अब जो सामवेद में जो अनेक प्रकार के जो स्वर संख्या उसके प्रयोग से क्या हुआ कि अलग अलग प्रकार की संज्ञाएं प्राप्त हुई है। अब कौन कौन सी हुई है, तो आर्चिक हुआ है, गाथिक हुआ है, सामिक हुआ है, स्वरांतर हुआ है। अब देखिए ये क्या है, तो ये सामवेद के विविध स्वर संख्या है। ये क्या है, सामवेद के विभिन्न स्वर संख्या है। अब स्वर संख्या कैसे हैं, तो आर्चिक में हम लोग 1 स्वर का प्रयोग करेंगे, गाथिक में 2 स्वर का प्रयोग करेंगे, सामिक में 3 स्वर का और स्वरांतर में 4 स्वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। ऋग्वेद साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। अब जो ऋग्वेद है वह क्या है, तो साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें कि गीत, वाद्य तथा नृत्य तीनों कलाओं का उल्लेख मिलता है। जिसमें क्या मिलता है, जिसमें गीत का भी, वाद्य का भी और नृत्य तीनों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद। और अब यहाँ पूछा जा सकता है कि साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो आप लोगों को क्या बताना पड़ेगा, ऋग्वेद जो है कि साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें कि गीत, वाद्य और नृत्य तीनों का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है, तीनों का उल्लेख मिलता है। अब पूछा जा सकता है कि गीत के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ था। गीत के लिए हम लोग गातु, गीत, गाथा और गायन शब्द का प्रयोग करते हैं। किसमें, तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गीत के लिए क्या प्रयोग करते हैं, गीत हो गया, गातु हो गया, गाथा हो गया और गायन शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी ग्रंथ के कुछ मंत्रों अर्थात ऋचाओं के ज्ञात्मक स्वरूप का संग्रह सामवेद के रूप में है। अब इसी ग्रंथ के कुछ मंत्र हैं जो गाने वाले हैं, उन्हीं का जो संग्रह किसमें हुआ है हमको, तो सामवेद में भी मिलता है। किस ग्रंथ के, तो ऋग्वेद के ही कुछ मंत्र का जो ऋचाएँ हैं उसका मिलता है। वैदिक काल में राग परंपरा या राग शब्द का कहीं उल्लेख नहीं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वैदिक काल में राग परंपरा या राग शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन साम गान का गाने की विधि में राग के अनेक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारा साम गान है उसमें गाने की विधि में, जो हम लोग गाने का जो प्रक्रिया है उसमें राग के अनेक तत्व दिखाई देते हैं। क्या होते हैं, राग के अनेक तत्व दिखाई देते हैं। यज्ञ के समय मंत्रोच्चारण हेतु नियमित स्वर समूह थे। यज्ञ के समय मंत्र उच्चारण करने के लिए बहुत सारे स्वर थे। क्या थे, बहुत सारे स्वर समूह थे। जिसके अलावा जिस तरह आज षड्ज या सा राग में निवार है क्योंकि आधार स्वर माना, जिस तरह की आज जो हमारा राग में जो षड्ज है वो प्रमुख माना जाता है, मतलब उसको हम लोग हटा नहीं सकते, वो हमारा आधार स्वर है किसी भी राग में। तो उसी प्रकार वैदिक युग में मंत्र उच्चारण से पहले हुम का उच्चारण करते थे। अब इसमें कहना क्या मतलब इसका ये है कि जिस प्रकार आज हम लोग भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग में किसी भी राग में सा को वर्जित नहीं कर सकते हैं, वह आधार स्वर है हमारा। उसी प्रकार वैदिक युग में मंत्र उच्चारण से पहले किस शब्द का प्रयोग करते थे,
तो हुम शब्द का उच्चारण करते थे। वैदिक युग में उद्गाता, पुरुषोत्ता, प्रतिहर्ते तीनों मिलकर संगीत में मंत्रोच्चारण करते थे। अब देखिए ये क्या है, वैदिक युग में ये सामगान के बताए गए हैं कि कौन कौन से होंगे। तो उद्गाता, पुरुषोत्ता और प्रति तीनों मिलकर क्या करते थे, तो मंत्र का उच्चारण करते थे। इसके बारे में हम लोग आगे में और डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ये सभी आधार स्वर हुम पर ठहरकर मंत्र उच्चारण की विधि को संपूर्ण करते थे। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो जितने भी सामगान करने वाले थे, जो मंत्र उच्चारण करते थे, वो किस स्वर पर ठहर के करते थे, तो हुम स्वर पे ठहर करके करते थे। ठीक है, और उच्चारण से पहले भी किसका करते थे, और हुम शब्द का ही उच्चारण किया करते थे। वैदिक काल के उपरांत रामायण एवं महाभारत के समय के गीत, वाद्य एवं नृत्य को समाज का अभिन्न अंग माना जाता था। वैदिक काल के उपरांत मतलब बाद में रामायण एवं महाभारत के समय क्या हुआ कि गीत को, वाद्य को, नृत्य को समाज का एक अभिन्न अंग माना जाता था, मतलब इसको उससे अलग माना जाता था वैदिक काल के बाद। इन ग्रंथों की रचना शक संवत 600 से 200 ईस्वी पूर्व मानी थी। ये जो रचना है रामायण एवं महाभारत की, इसकी रचना कब मानी जाती है, तो 600 से 200 ईसा पूर्व मानी गई है। रामायण में जाति गायन का उल्लेख है। रामायण में क्या उल्लेख है, तो जाति गायन का उल्लेख है, जो कि विभिन्न स्वर समूह का घोतक है। जो कि किसका घोतक है, विभिन्न स्वर समूह का घोतक है। रामायण में 2 प्रकार की जातियों का उल्लेख मिलता है। रामायण में कितने प्रकार की जातियों का, 2 प्रकार की जातियों का उल्लेख मिलता है, जैसे पाठ्य जाति और स्वर जाति। पाठ्य जाति जो होगा पठन के लायक हो, और जो स्वर जाति होगा वो विविध स्वर रचनाओं से गाई जाने वाली होगी, उसी को हम लोग स्वर जाति बोलेंगे। रामायण काल में ग्राम राग में विभिन्न जातियों को गाने की प्रथा थी। जो रामायण काल है उसमें हमारा ग्राम राग में विभिन्न जातियों को गाने की प्रथा थी। किसमें, तो रामायण काल में। निश्चित श्रुति के अंतरालों पर स्थापित किए गए 7 स्वरों को ग्राम कहा जाता था। अब देखिए यहाँ पे ग्राम का एक डेफिनेशन आया कि निश्चित श्रुति के अंतरालों पर जो स्थापित किए गए 7 स्वर होंगे उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, ग्राम कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्राम कहेंगे। विभिन्न स्वरावली के प्रयोग से नियमित श्रृंखला बनाते हुए गीत, जिसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। विभिन्न जो स्वरावली के प्रयोग से नियमित श्रृंखला बनाते हुए गीत, जिसको विभिन्न नामों से जाना जाता है, या धुनों को गाने की बजाने की प्रथा जाति में नहीं थी। जाति के संबंध में भरत ने कहा है कि श्रुति ग्रह स्वरवादी समूह जयते इति जाते हैं, अर्थात श्रुति ग्रह स्वर आदि के समूह से जाति की क्या होती है, रचना होती है। कहने का मतलब कि श्रुति हो गया, ग्रह स्वर आदि के समूह से जाति की रचना होती है। हमारा जाति की रचना कैसे होती है, तो श्रुति और ग्रह स्वर के समूह से। नाट्य शास्त्र में जाति के 10 लक्षण के पाए जाते हैं। नाट्य शास्त्र में जाति के कितने लक्षण हैं, तो 10 लक्षण पाए गए हैं। अब देखिए अर्थात कौन कौन से 10 लक्षण हैं, तो ग्रह, अंश, तार, मंद्र, न्यास, अपन्यास, अल्पत, बहुत, औड़त्व तथा साड़त्व। ये क्या है, तो ये 10 लक्षण बताए गए हैं नाट्यशास्त्र में जाति के। जातियों का मूल आधार यद्यपि जन संगीत था, लेकिन वह नियमबद्ध था। जातियों का जो मूल आधार क्या था, आपको जन संगीत था, लेकिन वह क्या था, नियम से बंधा हुआ था। ग्राम 2 माने जाते थे। ग्राम कितने माने जाते थे, 2 माने जाते थे, सरस ग्राम और मध्यम ग्राम। सरस ग्राम की तो कितनी जातियाँ थी, तो सरस ग्राम की 4 जातियाँ थी, सारजी और सभी, गंधारी और मध्यमी। नहीं, यहाँ पे गलत दिया गया आपका। यहाँ सरस ग्राम की सारजी और सभी, गंधारी तथा मध्यमी। 4 जातियाँ हो गई, सारजी और सभी, गंधारी और मध्यमा। यहाँ गलत दिया गया। यहाँ पे आप लोग मध्यम ग्राम की 3 जातियाँ थी, जो कि गंधार, मध्यम, पंचम हो गया, ये गलत है। गंधार, मध्यमा, पंचमा हो जाएगा आपको। मध्यम ग्राम की 3 जातियाँ, और सरस ग्राम की सारजी और सभी, धैवती और नैषादी हो जाएगा सरस ग्राम की जाति। यहाँ पे मिस्टेक दिया गया, आप लोग इस बात को कॉपी में लिख लेंगे कि सरस ग्राम की 4 जातियाँ थी, सारजी और सभी, धैवती और नैषादी, और मध्यम ग्राम की 3 जातियाँ, गंधार, मध्यमा और पंचमा। हर जाति के गाते हुए आधार स्वर बदलता था। आज के युग की तरह आधार स्वर स्थायी नहीं था। जो आज का युग है उसकी तरह आधार स्वर उस समय नहीं था। रामायण में जातियों के विषय में वर्णित है कि जिति, भीष्रे, सप्तम, वृद्धम, तंत्रियाल,
समन्वितम अर्थात रामायण गान 7 जातियों से निबद्ध था। कहने का मतलब है कि रामायण में जातियों के विषय में क्या वर्णित है कि जो रामायण गान है वह क्या है तो 7 जातियों से निबद्ध था। कितनी जातियाँ थी? 7 जातियों से निबद्ध था तथा तंत्रीलय तार से बने वाद्य द्वारा बजाई गई लयबद्ध धुन से संबंधित तथा वो किससे समन्वित था तो तार से जो बने हुए वाद्य थे उसके द्वारा क्या था वह समन्वित था। लव और कुश के द्वारा गाई गई राम की गाथा स्वरबद्ध थी एवं शब्दों को भी उच्च कोटि का माना गया था। लव और कुश के द्वारा क्या हुई थी? राम की जो गाथा है स्वरबद्ध थी एवं शब्दों को भी उच्च कोटि का माना जाता था। रामायण में गंधर्व शब्द का भी उल्लेख हुआ है। रामायण में किस शब्द का उल्लेख है तो रामायण में गंधर्व शब्द का भी उल्लेख हुआ है जिसके अंतर्गत आपको गीत तथा वाद्य दोनों ही आते थे। जिसके अंतर्गत क्या आते थे? गीत तथा वाद्य दोनों ही आते थे। इसमें पद और स्वर का ही महत्व, इसमें क्या है तो इसमें पद और स्वर का महत्व है जो लोक रंजन के प्रसंग में है। जो किसके प्रसंग में है? लोक रंजन के प्रसंग में है। इसमें स्वर का स्थान, इसमें किसका स्थान प्रमुख है? स्वर का स्थान प्रमुख है। कहने का मतलब रामायण में गंधर्व शब्द का उल्लेख है। किसमें है तो गंधर्व शब्द का उल्लेख कहाँ आया? सबसे पहले रामायण में आया जिसके अंतर्गत गीत तथा वाद्य दोनों आते हैं। क्या आते हैं? गीत और वाद्य दोनों आते हैं। इसमें पद और स्वर का महत्व है। इसमें किसका महत्व? पद और स्वर का महत्व है जो लोक रंजन के प्रसंग में है। इसमें स्वर का स्थान प्रमुख है। इसमें किसका स्थान प्रमुख है? स्वर का स्थान प्रमुख है। अन्य दो इसके विकास के आश्रित है। गंधर्व में स्वर, मूर्छना, पाठ, ताल, लय, जाति एवं रस के तत्व। अब देखिए गंधर्व में क्या था? गंधर्व में स्वर हो गया, मूर्छना हो गया, पाठ हो गया, ताल हो गया, लय, जाति एवं रस के क्या थे? आपको तत्व थे गंधर्व में। राग शब्द जो है आपका क्या है तो यहाँ पे बताया गया है आपको। राग शब्द रामायण में पाया गया। देखिए यहाँ पे कह रहा है राग शब्द तो ऐसे सबसे पहले पाया गया आपका बृहदेशी ग्रंथ है मतंग मुनि के द्वारा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि राग शब्द रामायण में पाया गया है ना। टीकाकार रामानुजय ने लिखा, व्याख्या किया कि कैशिक राग विशेषतः तदाचार्य तुम्बरु प्रभृति भीरतेतर, जिसमें रामायण में पाई जाने वाली राग कौशिक का स्पष्टीकरण। कहने का मतलब कि राग शब्द जो है रामायण में पाया गया। और टीकाकार कौन है? रामानुजी ने व्याख्या किया कि कैशिक राग जो है क्या है वह रामायण में पाई जाने वाली कैशिक राग का स्पष्टीकरण होता है। किसमें तो रामायण में, जिसके टीकाकार कौन है? रामानुजी हैं। श्रीधर सरचंद्र परांजपे अपने भारतीय संगीत का इतिहास में लिखते हैं कि कैशिक राग एक प्राचीन राग। अब देखिए अब भारतीय संगीत का इतिहास कौन लिखे हैं तो श्रीधर सरचंद्र परांजपे, इन्होंने इस ग्रंथ में लिखा है कि कैशिक राग क्या है? एक प्राचीन राग था जिसका उल्लेख नारदीय शिक्षा और नाट्य से दोनों ग्रंथ। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कैशिक राग है वह किस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है? कैशिक राग का किस ग्रंथ में उल्लेख किया गया? तो नारदीय शिक्षा और नाट्य शास्त्र, ये आपको दोनों ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि कैशिक राग जो प्राचीन राग उसका किस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है तो नारदीय शिक्षा और नाट्य शास्त्र में। उपरोक्त सभी प्रसंगों से यह भी स्पष्ट दिखता है कि राग के तत्व संगीत में यत्र तत्व विराजमान थे। महाभारत काल में गीतवाद एवं नृत्य समाज का अभिन्न अंग था। महाभारत काल में क्या था? गीतवाद एवं नृत्य समाज का क्या था? अभिन्न अंग था। रामायण एवं महाभारत में सामगान का प्रयोग वैदिक आर्यों के दैनंदिन जीवन का अंश था। रामायण एवं महाभारत में जो सामगान का प्रयोग है वह वैदिक आर्यों के दैनंदिन जीवन का अंश था। यज्ञ के अलावा जन्म तथा मृत्यु जैसे लौकिक प्रसंगों में सामगान किया जाता था। यज्ञ के अलावा क्या किया जाता था? जन्म और मृत्यु के समय भी लौकिक प्रसंगों में सामगान किया जाता था। क्या किया जाता था? सामगान किया जाता था। जाति के अलावा इस ग्रंथ में मूर्छना शब्द का ही प्रयोग मिलता है। देखिए रामायण में जाति का तो उल्लेख मिलता ही है, एक और शब्द का उल्लेख मिलता है मूर्छना। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि मूर्छना शब्द का भी उल्लेख कहाँ मिलता है आपको? मूर्छना शब्द का भी रामायण में मिलता है और जाति शब्द का भी रामायण में मिलता है। मूर्छना का तात्पर्य स्वरों का निश्चित क्रम था। मूर्छना का क्या तात्पर्य है कि स्वरों का निश्चित एक क्रम था जो आगे चलकर मेल या मेलकर्ता के अनुकूल पाया गया। जो क्या हुआ? आगे चलकर मेल या मेलकर्ता के अनुकूल पाया गया है। मूर्छना को गाया बजा नहीं जाता है। अब देखिए मूर्छना को हम लोग गाया बजा नहीं सकते हैं। रामायण व महाभारत काल में 7 शुद्ध जातियाँ थी। भरत ने 11 और जातियों का विकास किया। यह स्वरों के विकृत और संकीर्ण रूप से बनाए गए हैं। कहने के रामायण और महाभारत काल में 7 शुद्ध जातियाँ थी। कितनी? 7 शुद्ध जातियाँ थी, है ना। और भरत ने 11 जातियाँ और जातियों का विकास किया। यह स्वरों के विकृत और संकीर्ण रूप से बनाए गए थे।
कुल मिलाकर भारत के समय में 18 जाति के प्रचलन था। कुल मिलाकर कितनी जाति प्रचलन थी? तो 18 जातियों का प्रचलन था। किस काल में? तो भरत के समय में। ठीक है। मूर्छना को गाया या नहीं बजाया जाता था। यहाँ पे आप लोग देख लें, रामायण व महाभारत काल में 7 जातियाँ थी। कितनी जातियाँ थी? तो 7 जातियाँ थी। भरत ने 11 जातियों का विकास किया था और स्वर और विकृत रूप से मिला करके कुल जातीय भरत की 18 जातियों का प्रचलन था। ठीक है। नाटक के संदर्भ में नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि द्वारा दूसरी चौथी शताब्दी के बीच हुई थी। अब देखिए, नाट्य शास्त्र की रचना कब हुई? तो दूसरा से चौथी शताब्दी के बीच। ये पूछा जा सकता है कि शताब्दी दे देगा आपका कि नाट्य शास्त्र की रचना कब हुई? तो दूसरी से चौथी शताब्दी के बीच में हुई। ऐसा माना जाता है कि इसका संकलन ऋग्वेद के पाठ, इसका जो संकलन किया गया वह ऋग्वेद के पाठ, सामवेद के संगीत, यजुर्वेद के अभिनय और अथर्ववेद के रस से समाहित किया गया। अब देखिए, यह जो ग्रंथ का जो संकलन हुआ है नाट्यशास्त्र, वो किसके स्वरूप हुआ है? तो ऋग्वेद के पाठ युग हुआ है, सामवेद के संगीत युग हुआ, यजुर्वेद के अभिनय और अथर्ववेद के रस से समाहित किया गया। ये आप लोग याद रखिएगा। तो कि नाट्यशास्त्र का जो संकलन हुआ वो अथर्ववेद के किस रूप में हुआ? तो रस के रूप में हुआ। यजुर्वेद के किस रूप? तो अभिनय के रूप में हुआ। सामवेद के संगीत और ऋग्वेद के पाठ युग हुआ। अतः इसे नाट्यवेद भी कहा जाता है। अतः हम लोग नाट्यशास्त्र को क्या कहते हैं? नाट्यवेद भी कहा जाता है। इस नाट्यवेद में भरत मुनि ने 28वें अध्याय में संगीत के 7 स्वरों की गणना प्रस्तुत की। इस नाट्यवेद में भरत मुनि ने क्या किया? तो 28वें अध्याय में संगीत के 7 स्वरों की गणना प्रस्तुत की है। कितने स्वरों की? तो 7 स्वरों की गणना प्रस्तुत की है भरत मुनि ने। अर्थात कि नाट्यशास्त्र कालीन 7 स्वरों के नाम इस प्रकार है। अर्थात नाट्यकालीन जो आपका ग्रंथ है उसमें 7 स्वरों के नाम इस प्रकार है: षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ये क्या है? 7 स्वर के प्रकार है नाट्यशास्त्र के हिसाब से। इसके उपरांत भरत मुनि कहते हैं कि 7 स्वरों का क्रमिक विकास एवं गायन मूर्छना कहलाता है। इसके बाद भरत मुनि क्या कहते हैं कि 7 स्वरों का जो क्रमिक विकास एवं गायन जो है वह मूर्छना कहलाता है। मूर्छना क्या कहलाता है? तो 7 स्वरों का क्रमिक विकास और उसका गायन जो है मूर्छना कहलाता है। इस विषय में एक महत्वपूर्ण बात है कि इस समय क्रमिक का अर्थ या अवरोहण में गाना, यह भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि इसका अर्थ क्या हुआ? तो इस समय क्रमिक का अर्थ क्या है? कि अवरोहण में गाना। क्या है? अवरोहण में गाना। यह परंपरा सामगान से चली आ रही थी। यह जो परंपरा है वो कब से चली आ रही है? तो सामगान से ही चली आ रही है। मूर्छना के बारे में जो कहा जा रहा है, आरोह अवरोह में गाने की सर्वप्रथम मितंग ने बृहदेशी में बताया। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये आपको पूछा जा सकता है कि आरोह अवरोह में गाने की जो सर्वप्रथम प्रक्रिया है वो किसने दी? तो मतंग ने दी। किस ग्रंथ में? बृहदेशी में। ये पूछा जा सकता है कि आरोह अवरोह में गाने की सर्वप्रथम प्रक्रिया किसने बताई? मतंग मुनि ने बताई। अब देखिए, यहाँ पे सरलग्राम की एक मूर्छना का उदाहरण दिया गया है ना। अगर आरंभ से और सा मानते हैं तो इसका मूर्छना का नाम हो गया उत्तरायता, और ये सा से शुरू होगा, सा नी ध प म ग रे, क्योंकि हमारा अवरोह में चलेगा तो अवरोह है ये आपका, है ना। उसी तरह ग को मानेंगे तो इसका मूर्छना शुक्रांता हो जाएगा, ग से शुरू करेंगे तो अवरोह में ग रे सा नी ध प म। उसी प्रकार आपका देखेंगे मध्यम ग्राम के एक मूर्छना का नाम है, आरंभ स्वर अगर म से लेंगे तो इसका हो जाएगा सावेरी हो जाएगा। अगर म से इसका स्वर रचना करेंगे तो म ग रे सा नी ध प, और नी का अगर आरंभ स्वर मानेंगे तो मूर्छना का नाम मार्गी हो जाएगा, और इसका स्वर रचना हो जाएगा नी ध प म ग रे सा, क्योंकि हमारा मूर्छना क्या है? अवरोह क्रम में होती है, क्रम से होगी, अवरोहात्मक होगी। ठीक है, चलिए आगे। प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा कहती है कि नाटक के संदर्भ में कुछ रागों का चयन किया जाता है। प्रेमलता शर्मा क्या कहती है कि नाटक के संदर्भ में कुछ रागों का क्या किया था? चयन किया जाता था। वे ग्राम राग कहलाते थे। वे क्या कहलाते थे? ग्राम राग कहलाते थे। इस तरह के कुछ विशिष्ट राग थे। इस तरह क्या थे? कुछ विशिष्ट राग थे जिनका स्वरूप एवं नाट्य में प्रयोग नियमों के अनुसार निर्धारित था। जिसका कि स्वरूप जो था क्या था? नाट्य में प्रयोग नियमों के आधार क्या था? निर्धारित था, नियमों के अनुसार निर्धारित था। इन रागों को विभिन्न नाटकों के विषय के अनुसार भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा के अनुसार विभक्त किया। ये जो जितने प्रकार के नाटक थे उनको विषय के अनुसार उसके भाषा में, विभाषा मतलब बोली, अंतर्भाषा मतलब कि बोलियों में क्या भेद है के अनुसार क्या था? बांटा जाता था, विभक्त किया जाता था। इन रागों को गाने के विविध ढंग, प्रकार या निर्देश थे जो आगे विभिन्न तरह की गीतियों के अंतर्गत माने गए। इन जो रागों को जो गाने की जो विविध ढंग है, वो प्रकार है, वह क्या था? निर्दिष्ट था, जो कि आगे विभिन्न तरह की गीतियों के अंतर्गत माने गए।
5 प्रकार की गीतियाँ प्रचलन में थी। कितनी गीतियाँ प्रचलन में थी? 5 प्रकार की गीति जो है प्रचलन में थी। जैसे कि आपका पहला हो जाएगा शुद्धा, क्या हो जाएगा? शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारणी। अब शुद्धा को हम लोग क्या समझेंगे? तो इसमें सीधे परंतु अल्प अलंकृत होगा, इसमें सीधा स्वर लगेगा, 7 स्वर लगेंगे। साधारणता अलंकृत में भिन्ना हो जाएगा, गौड़ी में पूर्णता हो जाएगा, बेसरा में द्रुत हो जाएगा, साधारणी में साधारण हो जाएगा। अब देखिए इसका एक नंबर भी दिया गया। शुद्धा मतलब कितने स्वर हो? तो इसमें 7 हो गए, है ना। भिन्ना मतलब इसमें 5 हो गए, गौड़ी में 3 हो गए, बेसरा में 8 हो गए और साधारणी में भी आपको 7 हो गए। तो इसको आप लोग लिख लेंगे कॉपी में कि शुद्धा में 5, भिन्ना में शुद्धा में 7, भिन्ना में 5, गौड़ी में 3, बेसरा में 8 और साधारणी में 7 होते हैं स्वर। शेष राग जो इन निर्दिष्ट नियमों के अंतर्गत नहीं आते थे उनको देसी राग कहा गया। जो भी शेष राग इस नियम के अंतर्गत नहीं आते थे इन गीति के अनुसार, उनको हम लोग देसी राग कहते हैं। क्या कहते हैं? देसी राग कहते हैं। इनका आगे रागांग, भाषांग, उपांग, क्रियांग के अंतर्गत विभाजन हुआ। अब देखिए देसी राग को हम लोग कैसे विभाजन करेंगे? तो इसको रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग के अंतर्गत इसको हम लोग विभाजन करेंगे। ठीक है। अब देखिए हम समझ सकते हैं राग की नींव सांगीतिक विधाओं से बनी है। नाट्यशास्त्र में राग शब्द का बहुत कम प्रयोग हुआ है। नाट्यशास्त्र में राग शब्द का बहुत कम प्रयोग हुआ है। नाट्यशास्त्र के 33वें अध्याय में मृदंगम के संदर्भ में जाति राग तथा ग्राम का राग का उल्लेख किया जाता है। अब देखिए नाट्यशास्त्र के 33वें अध्याय में क्या किया जाता है? तो मृदंग के संदर्भ में कहा गया कि जाति राग और ग्राम राग का उल्लेख किया जाता है। किसका उल्लेख किया जाता है? जाति, ग्राम राग और राग का उल्लेख किया जाता है नाट्यशास्त्र के 33वें अध्याय में। ऐसा माना जाता है कि वही मृदंगम वादन श्रेष्ठ है जो बोलों की विशेषता, स्पष्ट प्रहार, रक्ति गुण आदि के साथ राग के स्वरूप को स्पष्ट कर सके। ऐसा माना जाता है कि मृदंग का वही वादन श्रेष्ठ होगा जो कि बोलों की विशुद्धता, स्पष्ट उसका प्रहार, रक्त गुण आदि राग के स्वरूप को स्पष्ट करे। मतलब कि मृदंग वही श्रेष्ठ होगा जो कि स्वरूप को स्पष्ट करे, उसका स्पष्ट प्रहार हो, उसकी बोलों की विशुद्धता हो, वही क्या होगा? राग आपका स्पष्ट होगा, वही क्या होगा? श्रेष्ठ होगा वादन। नाट्यशास्त्र के 32वें अध्याय में ग्राम राग का स्पष्ट नाम निर्देश उपलब्ध। अब देखिए नाट्यशास्त्र के 32वें अध्याय में क्या दिया गया है? तो ग्राम राग का स्पष्ट निर्देश उपलब्ध किया गया, जो कि इस बात का प्रमाण है कि ग्राम रागों का प्रचलन नाट्यशास्त्र जो कि लगभग पहली सदी में लिखा गया है, जो कि रचना पहले से ही था। अब देखिए नाट्यशास्त्र 32वें अध्याय में किसका किया गया है उल्लेख? तो ग्राम राग का भी उल्लेख किया गया। बस इतना ही आप लोग को याद रखना है कि नाट्यशास्त्र के अध्याय में 32वें में ग्राम राग को उल्लेख किया गया है और नाट्यशास्त्र 33वें अध्याय में मृदंग के संदर्भ में जाति राग और ग्राम राग का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नारद मुनि द्वारा रचित ग्रंथ जो कि संगीत का एक अमूल्य ग्रंथ माना जाता है, इसमें 7 स्वरावलीय स्केल का उल्लेख किया गया। देखिए नारद मुनि रचित ग्रंथ कौन सा है? नारदीय शिक्षा। कौन सा है आपको? नारदीय शिक्षा है ना। इसमें 7 स्वरावलीय स्केल का उल्लेख, कितने? 7 स्वरावली स्केल का उल्लेख किया गया है एवं उससे उत्पन्न 7 ग्राम राग माने गए। 7 ग्राम राग सर्वप्रथम कहाँ माने गए? तो नारदीय शिक्षा ग्रंथ में नारद मुनि के द्वारा माने गए हैं। 4वीं-5वीं शताब्दी में कश्यप मुनि राग की परिभाषा इस प्रकार दी। अब देखिए राग की परिभाषा सर्वप्रथम पाएगी आपको मतंग मुनि बृहदेशी ग्रंथ में, लेकिन उससे पहले 4वीं से 5वीं शताब्दी में कश्यप मुनि ने राग की परिभाषा दी है। कौन से मुनि ने? कश्यप मुनि ने राग की परिभाषा दी है 4वीं शताब्दी में, मतलब बृहदेशी ग्रंथ से पहले ही दिया है। ये जो ऊपर श्लोक दिया गया इसका मतलब क्या हम लोग देखेंगे? तो यह श्लोक जो है आपको मतंग मुनि ने ग्रंथ बृहदेशी में दिया गया। यह जो श्लोक है मतंग मुनि ग्रंथ बृहदेशी में दिया गया है, जिसका अर्थात 4 वर्णों का योग राग को शोभनीय बनाता है। जिसका अर्थात क्या है कि 4 वर्णों के योग से ही राग क्या बनता है? शोभनीय बनता है, उसकी शोभा बढ़ती है। 4 वर्ण राग में हर स्थान पर दिखाई देते हैं, इसलिए उसे राग कहा गया। कहने का मतलब जहाँ पर भी 4 वर्ण दिखाई देंगे राग में, वही राग कहलाएगा। 4 स्वर से अगर कोई भी आपको 4 वर्ण से कम होगा तो वह राग नहीं कहला सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मतंग मुनि से पहले कश्यप ने राग की परिभाषा दी थी। इससे क्या सिद्ध होता है कि मतंग मुनि से पहले कश्यप ने राग की परिभाषा दी थी। कहने का मतलब कि अगर एग्जाम में पूछे कि राग की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी और ऑप्शन उसमें दोनों रहेगा, तो आपको देखना है अगर कश्यप रहेगा तो कश्यप को मारेंगे, अगर कश्यप नहीं रहेगा तो मतंग मुनि का आप लोग ऑप्शन मारेंगे। बृहदेशी में मतंग मुनि ने रागों के लक्षणों का सबसे पहले उल्लेख किया। अब देखिए बृहदेशी ग्रंथ में मतंग मुनि ने क्या कि राग के लक्षण का सर्वप्रथम उल्लेख किया। राग के लक्षण का सर्वप्रथम उल्लेख कश्यप नहीं किया,
बल्कि मतंग मुनि ने किया है। लेकिन राग की परिभाषा की बात आएगी तो वह किसने किया? कश्यप ने किया है। राग शब्द की एक अन्य परिभाषा भी मतंग मुनि के अनुसार है, वह क्या है आपको? अर्थात विशिष्ट स्वरवन गान क्रिया से अर्थात ध्वनि भेद के द्वारा जो जन रंजन में समर्थ है, मतलब कि वह विशेष स्वर है ना, जो वह विशेष स्वर जो विशेष ध्वनि के द्वारा जो जनमन का रंजन करे, वही क्या आपका राग है। जिस तरह भरत के जाति के 10 लक्षण थे, क्या थे? जाति के 10 लक्षण थे। उसी तरह मतंग मुनि ने भी जाति के 10 लक्षणों का 10 लक्षणों का अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है। क्या किया है? उल्लेख किया है मतंग मुनि ने भी। ठीक है, चलिए मतंग के पूर्ववर्ती विद्वान में कल्लीनाथ ने राग के बारे में क्या? मतंग से पहले के भी विद्वान है, कौन है? कल्लीनाथ। उन्होंने राग के बारे में किए, तो सभी ने राग के बारे में अपने अपने हिसाब से अपना अपना कुछ कहा है। तो कल्लीनाथ ने क्या कहा है? अर्थात राग वह शब्द है जो मनुष्य के मन को रंजन करता है और हृदय को आनंदित करता है। कहने का मतलब इन्होंने भी वही कहा है कि राग वह शब्द है जो मनुष्य के मन को रंजन करता है और हृदय को आनंदित करता है। मतंग मुनि एवं भरत के अनुसार किसी भी राग में ग्रह अंश न्यास स्वरों से ही राग का स्वरूप बनता है। मतंग मुनि और भरत के अनुसार कोई भी राग में ग्रह न्यास अंश स्वरों से ही राग का क्या होता है? तो स्वरूप बनता है। ग्रह से राग का आरंभ, ग्रह से क्या होता है? तो राग का आरंभ माना जाता है। न्यास से समाप्ति और अन्य स्वर से राग को प्रधान स्वर माना जाता है। अब देखिए, ग्रह से मतलब क्या हो कि राग का आरंभ हुआ, राग का शुरुआत हुआ ग्रह स्वर से, समाप्ति किसी न्यास से हुआ, और अन्य स्वर मतलब कि बहुत ही प्रमुख स्वर है, क्या प्रधान स्वर है पूरे राग में। और आज यही अन्य स्वर हमको किस रूप में जाना जाता है? वादी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वादी के नाम से हम लोग इसी को जानते हैं। ठीक है, अन्य स्वर को। संगीत के उपलब्ध ग्रंथों में संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी में सारंग देव द्वारा रचा गया। अब देखिए, संगीत के उपलब्ध ग्रंथों में संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है वह सारंग देव द्वारा रचा गया। कब? तो 13वीं शताब्दी में रचा गया। इन्होंने नाद से श्रुति की उत्पत्ति बताई। इन्होंने क्या बताई? तो नाद से श्रुति की उत्पत्ति बताई है। किन्होंने बताई? सारंग देव ने बताई है कि श्रुति की उत्पत्ति कैसी होती है? नाद से होती है। 22 श्रुतियों के आधार पर स्वरों की श्रुतियाँ इस प्रकार मानी गई। किसके? 22 श्रुति के आधार पर जो स्वरों की श्रुतियाँ हैं वह इस प्रकार मानी गई है। कैसे कैसे? तो सा की 4 श्रुतियाँ, रे की 3, ग की 2, म का 4, प की 4, ध की 3, नी की 2 श्रुतियाँ बताई गई है। तीनों सप्तक, मंद्र, मध्य तथा तार का भी उल्लेख किया और तीनों सप्तक का भी उल्लेख किया। किसने? तो सारंग देव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में 13वीं शताब्दी में इन सारी बातों का उल्लेख किया है और नाद से श्रुति की उत्पत्ति की भी बात बताई है। अब देखिए, यहाँ पे सारा आपको श्रुति के बारे में बताया गया है ना, 22 श्रुतियों के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी 22 श्रुति हमारा हो जाएगा एक बार नज़र देते हैं। तो तिब्रा, कुमुत्ती, मंद्रा, रौद्री, दयावती, रजनी, रक्तिका, प्रीति, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, संदीपनी, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, रम्या, आलापनी, मेदंती, रोहिणी, उग्रा, क्षोभणी और छंदोवती। तो ये सारा जो श्रुति है 22 श्रुति को आप लोग याद करेंगे, कॉपी में लिखकर लर्न कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सारंग देव ने गान क्रिया को वर्णों के समान माना। अब देखिए, सारंग देव ने गान क्रिया को किसके समान माना है? तो वर्णों के समान माना है। क्या माना है? वर्णों के समान माना है। कल्लीनाथ के अनुसार गान क्रिया और स्वर विस्तार से संबंध रखती है। कल्लीनाथ के अनुसार क्या है? तो गान क्रिया स्वर विस्तार से संबंध रखती है। किससे विस्तार रखती है? तो कल्लीनाथ के अनुसार गान क्रिया जो है कि स्वर विस्तार से संबंध रखती है और गान क्रिया किसके समान माना है? वर्णों के समान माना है। राग लक्षण में 3 तत्व और जोड़े गए जो संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग नाम से जाने जाते हैं। राग लक्षण में कितने तत्व माने जाते हैं? 3 तत्व हो गए। कौन कौन? तो संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग के नाम से जाने जाते हैं। रागों के क्रमिक विकास में यह समझना आवश्यक है कि शुद्ध जाति रागों से मिश्रित जाति राग, इन दोनों जाति रागों से ग्राम राग और ग्राम राग देसी राग का विकास हुआ। देखिए, रागों के विकास में यह जानना आवश्यक है कि शुद्ध रागों से मिश्रित जाति, शुद्ध जाति रागों से मिश्रित जाति राग, इन दोनों जाति रागों से ग्राम राग और ग्राम राग से देसी राग का विकास हुआ। कहने का मतलब कि शुद्ध जाति से क्या हुआ? तो मिश्रित जाति का विकास हुआ है ना, और शुद्ध जाति और मिश्रित जाति दोनों से मिलाकर के ग्राम राग का विकास हुआ और ग्राम राग से किसका विकास हुआ? तो देसी राग का विकास हुआ। यह आप लोग बात याद रखना। संगीत रत्नाकर में श्रुति, स्वर, नाद, ग्राम, मूर्छना आदि का विस्तार से वर्णन किया गया। अब देखिए, संगीत रत्न में क्या विस्तार किया गया है? तो श्रुति के बारे में, स्वर के बारे में, नाद के बारे में, ग्राम, मूर्छना आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। जातियों के साथ ग्राम राग का ही वर्णन मिलता है। अब जाति के साथ किसका मिलता है? तो ग्राम राग का भी
उल्लेख वर्णन मिलता है तथा कुल 264 राग का वर्णन किया है। कुल कितने रागों का? तो 264 रागों का कुल वर्णन किया गया है। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। अब यह देखिए एक श्लोक है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। यह संगीत रत्नाकर में दिया गया और इन्होंने सर्वप्रथम सारंग देव ने ही यह श्लोक कहा था। कहने का मतलब है गीत वाद और नृत्य तीनों को मिला देंगे, तीनों का अगर संगम हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? आपको संगीत हो जाएगा। राग वह शब्द है जिसका अर्थ है, राग क्या शब्द है जिसका अर्थ है कि ध्वनि की रंजकता जो सभी जीवित प्राणियों में आनंद का संचार करे। जो क्या करे? सभी जीवित प्राणियों में आनंद का संचार करे, वही राग है। सारंग देव के अनुसार देशी गान संगीतज्ञों द्वारा विशिष्ट स्वर समूह में बद्ध सृजनात्मक रचना है। सारंग देव के अनुसार जो देसी गान है वह क्या है? तो संगीतज्ञों द्वारा कुछ विशिष्ट समूहों में क्या है? विध सृजनात्मक कुछ रचना है। क्या है? रचना है। शास्त्रों में संगीत के लिए दो भेद बताए गए। शास्त्रों में संगीत के लिए कितने भेद है? दो भेद है, अनिबद्ध और निबद्ध। निबद्ध मतलब हो गया जो तालों से बंधा हुआ, और अनिबद्ध जो हो गया तालों से अलग है, मतलब मुक्त है। निबद्ध में क्या हो गया? जो ताल से बंधा हुआ, जिसमें स्वर, ताल और पद क्या रहते हैं? तीनों आवश्यक रहते हैं। ग्राम के 3 नाम मिलते हैं। ग्राम के कितने नाम हैं? 3 नाम मिलते हैं। कौन कौन से हैं? प्रबंध, वस्तु और रूपक। क्या है? रूपक। अब प्रबंधों का उल्लेख यहाँ बताया गया। तो भरत के नाट्य शास्त्र में 2 प्रबंध थे। भरत के नाट्य शास्त्र में कितने प्रबंध? 2 प्रबंध थे, ध्रुव और गीत। याद आप लोग याद रखिएगा। नाट्य शास्त्र में कितने प्रबंध माने गए हैं? तो 2 माने गए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाट्य शास्त्र में कितने प्रबंध है? 2 है, ध्रुव और गीत। मतंग ने कितने प्रबंध माने? 49 माने हैं, और सारंगदेव ने 75 माने। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन 100% आएगा कि सारंगदेव के कितने प्रबंध? 75, मतंग मुनि के 49 और भरत के कुल कितने प्रबंध? 2 प्रबंध, ध्रुव और गीत। गान के 3 नाम मिलते हैं, जैसे कि प्रबंध, वस्तु, रूपक। और प्रबंध महत्वपूर्ण है जो आज की बंदिशों की भांति गाई जाती है। जो हमारा प्रबंध जो प्राचीन समय में गाया जाता था वही आज के समय बंदिशों के समान गाया जाता है। वर्तमान काल में गाई जाने वाली ध्रुपद, ध्रुपद, निबद्ध, प्रबंध, गीति का प्रकार। जो वर्तमान में गाई जाने वाली जो ध्रुपद है वह किसके प्रकार है? तो निबंध, प्रबंध, गीति का एक प्रकार है। 14वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर ने इस शैली का पुनर्जीवित करवाया था। राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद का कब करवाया था? तो 14वीं शताब्दी में इसका पुनर्जीवित करवाया था। आईने अकबरी जो अकबर के राजकाल में अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी, उसमें ध्रुपद को देशी संगीत के अंतर्गत बताया गया। अब देखिए, आईने अकबरी किसने लिखा है? तो अकबर ने लिखा है। कि कौन लिखा है? जो कि अकबर के दरबार में अबुल फजल द्वारा लिखा गया। आईने अकबरी ग्रंथ किसने लिखी है? अबुल फजल के द्वारा लिखी है। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। और उसमें ध्रुपद को क्या बताया गया? तो देशी संगीत के अंतर्गत बताया गया। क्या बताया गया है? देशी संगीत के अंतर्गत बताया गया। किसको? तो आईने अकबरी ग्रंथ को, जो कि अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। अब देखिए, हमारा प्रबंध के कुल 6 भाग हैं। कितने भाग हैं? कुल 6 भाग हैं। स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ और ताल। स्वर में क्या होगा? 7 स्वरों का प्रयोग होगा। विरुद्ध में गीत के पात्रों का वर्णन, कहने का मतलब उसमें देवी देवता और उसमें जो भी नायक है उनका इसका वर्णन किया जाएगा। पद में क्या हो जाएंगे? शब्द हो जाएंगे। तेनक में शब्दों का प्रयोग हो जाएगा, है ना। इसमें आपको गुण सूचक नाम हो जाएगा, है ना। पाठ में ताल के बोलों का उच्चारण किया जाएगा। पाठ में क्या किया जाएगा? ताल के बोलों का उच्चारण किया जाएगा। और पाठ में और ताल में समय को नापते हुए विभिन्न छंद एवं ताल का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है? कुल 6 अंग बताए गए। इसको आप लोग याद कर लेंगे। स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ और ताल। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि विरुद्ध में किसका वर्णन है? तो देवी देवता नायक का वर्णन है। तेनक में क्या है? तो गुण सूचक नाम इसमें बताया जाता है, हरि ओम, ओम, तत्सत, इस तरह के। पाठ में ताल के बोलों का उच्चारण है इसमें, ठीक है। प्रबंध के अब 4 धातु भी बताए गए। अब देखिए, प्रबंध के कितने धातु हैं? तो प्रबंध के 4 धातु बताए गए हैं। कौन कौन से? उद्ग्राह, मेलापक, ध्रुव और अवभोग। ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रबंध के कितने धातु? 4 धातु। उद्ग्राह क्या है? तो यह प्रबंध का प्रथम भाग है, जो कि आज के अस्थाई के समान। अब देखिए, उद्ग्राह क्या है? यह प्रथम भाग है जो कि किसके समान है? अस्थाई के समान है। मेलापक क्या है? तो यह दूसरा भाग है जो कि प्रबंध को पूरी तरह से प्रतिष्ठित करता है, जो कि प्रबंध को पूरी तरह से बताता है, पर उसको प्रतिष्ठित करता है। ध्रुव क्या है? तो उद्ग्राह और मेलापक में संबंध स्थापित करना तृतीय भाग है। आपका ध्रुव कौन सा भाग है? तो याद रखना है कि यह तृतीय भाग है, जो कि क्या करता है? उद्ग्राह और मेलापक को मिलाता है, दोनों में संबंध स्थापित करता है। और अवभोग क्या है? तो यह पूर्ण करने वाला चतुर्थ भाग है। क्या है? चौथा भाग है। स्वामी प्रज्ञानंद के अनुसार वह गीति जो निबद्ध था, इनके अनुसार क्या है? जो गीति निबद्ध था और जिसमें उद्ग्राह, मेलापक, ध्रुव, अवभोग के भाग थे और स्वर,
पद विरुद्ध तेनक पाठ और ताल नामक अंग थे वह प्रबंध नाम से जाना जाता है। अब देखिए स्वामी प्रज्ञानंद के अनुसार क्या है कि जो गीति निबद्ध है और उसमें उद्ग्राह मेलापक ध्रुव आभोग के भाग थे और स्वर पद विरुद्ध तेनक पाठ और ताल नामक अंग थे वह प्रबंध नाम से जाना जाता था। अब इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनके अनुसार प्रबंध किस नाम से जाना जाता था, तो वह गीति जो नियमबद्ध हो और उसमें क्या हो, तो उसमें प्रबंध के 4 धातु हो, उद्ग्राह मेलापक ध्रुव और आभोग और उसके 6 अंगों का भी उसमें मतलब कि उसमें समाहित हो, उसमें 6 अंग भी उसमें मिले हुए हों, वही क्या है आपको प्रबंध नाम से जाना जाता है। किसके अनुसार? स्वामी प्रज्ञानंद के अनुसार। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग इतना ही तक देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ आगे पढ़ेंगे, जैसे राग रागनी पद्धति हो गया, थाट राग पद्धति हो गया, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आज के क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रश्न हो, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, है ना। और किसी प्रकार की अगर त्रुटि हो तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।